नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 10 को पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित आलोचनात्मक निबंध संस्कृति के 4 अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। आधा हमने कल पूरा कर लिया था और बाकी के 2 अध्यायों के विषय में हम आज जानेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें संस्कृति के 4 अध्याय, जो ये पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर जी की, इसके 2 अध्यायों के विषय में जाना था और रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को भी जाना था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसका तीसरा अध्याय है, संस्कृति के 4 अध्याय जो ये पुस्तक है, इसके तीसरे अध्याय में जो लेखक हैं वह ये कहना चाहते कि संस्कृति के तीसरे अध्याय का प्रारंभ उस समय हुआ जब इस्लाम के विजेताओं के धर्म के रूप में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। यानी कि जो मुस्लिम शासक थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक नई संस्कृति का उदय किया। यह समय 15वीं शताब्दी के आसपास का था। उस समय हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ने मिलकर एक नए युग का प्रारंभ किया। यानी जब मुस्लिम संस्कृति से भारतीयों की संस्कृति जुड़ी तो एक नई संस्कृति का उदय हुआ। प्राचीन परंपराओं में बदलाव आया और नई प्रथाओं का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार दिनकर जी ने भारतवर्ष में हुई तीसरी क्रांति का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में दिनकर जी ने 12 प्रकरणों को शामिल किया है। यानी तीसरे अध्याय को उन्होंने 12 प्रकरणों में विभाजित किया है। तीसरे अध्याय का जो नाम है वह है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इस पूरे तीसरे अध्याय में उन्होंने जब मुस्लिम यहाँ रहे तो क्या क्या बदलाव आए, किस तरह की चीज़ें हमारे समाज में हुई, उस पर हमारे समाज पर किस तरह की मुस्लिम कला का प्रभाव पड़ा, उनकी साहित्य का, लेखन का, किस तरह भक्ति आंदोलन हुआ, ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। इसका नामकरण उन्होंने हिंदू संस्कृति और इस्लाम के नाम से किया और इसको उन्होंने 12 प्रकरणों में विभाजित किया, जिसमें ये प्रकरण इस प्रकार हैं: हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो ये पूरे 12 प्रकरण थे जिनका जिक्र दिनकर जी ने अपने तीसरे अध्याय में किया है। इसके बाद इस पुस्तक के चौथे अध्याय का हम जो शुरुआत करते हैं उसका नाम इन्होंने भारतीय संस्कृति और यूरोप रखा है। इस अध्याय का जो प्रारंभ होता है वो 19वीं शताब्दी के समय का है। इसका प्रारंभ उस समय होता है जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। जब अंग्रेज़ भारत आए तो भारतीय संस्कृति में एक नया पड़ाव आया और जो पहले से आर्यों, जैन, बौद्ध और मुस्लिम संप्रदायों से ओतप्रोत थी, अब इस भारतीय संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं, आदर्शों और पश्चिमी मानसिकता का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया था। तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी भिन्नता है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय बाद अलग अलग संस्कृतियाँ इसके साथ जुड़ी हैं। इस अध्याय का नामकरण दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति और यूरोप के नाम से किया।
इस अध्याय को दिनकर जी ने पूरे 17 प्रकरणों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा और क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान, सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ये इसके पूरे 17 प्रकरण हैं, जिनमें इन प्रकरणों में श्री दिनकर जी ने इस अध्याय को बांटा है। इस प्रकार इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने प्राचीन भारत से लेकर आज़ादी तक के आधुनिक भारतीय संस्कृति में आए परिवर्तनों के साथ एक नवीन संस्कृति के निर्माण को दर्शाया है। इस पुस्तक को वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति की प्राचीन भारत से लेकर आज़ादी तक के आधुनिक भारत पर शोधपरक तथ्यों के साथ लिखी गई है। इसमें आर्य और द्रविड़ समस्याएं, वैदिक संस्कृति, बौद्ध आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव, इस्लाम का आगमन, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, सिख मत, भारतीय संस्कृति पर यूरोप का प्रभाव, गांधी जी, तिलक, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज आदि का राष्ट्रीय एकता में योगदान आदि विषयों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हम अपने देश की विरासतों पर हमें गर्व क्यों करना चाहिए, अपनी संस्कृति से प्रेम हमें क्यों करना चाहिए। भारत में होने वाले सभी धार्मिक जागरणों, भक्ति जागरणों में तुलसी, कबीर और गुरु नानक भी थे और इनका उद्देश्य समाज सुधार था। लेकिन विवेकानंद ने पश्चिम से वैज्ञानिकता पर सीख लेने के लिए जोर दिया। इसके साथ ही अपने दर्शन व संस्कृति पर गर्व करने की बात भी कही थी। समग्र रूप से एक सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस किताब से हमें अपनी संस्कृति विरासत की पूरी जानकारी मिलती है तथा हमें अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होता है। इस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इसकी जो मुख्य बातें हैं कि इसकी एक प्रमुख क्वेश्चन एक बन जाता है कि इसकी भूमिका किसने लिखी। तो पहले इसकी भूमिका जो थी वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। इस किताब पर काफ़ी विवाद भी हुआ, काफ़ी विरोध भी हुआ, इसलिए इसके दूसरे संस्करण में दिनकर जी द्वारा काफ़ी बदलाव भी किए गए। दूसरे संस्करण की भूमिका में दिनकर जी ने भी कहा है कि पहले संस्करण के बाद जो विवाद हुआ उससे पता चलता है कि इस किताब से सबको बहुत तकलीफ़ पहुंची होगी। इस किताब के बारे में मंचों से जो भाषण दिए गए उनसे यह पता चलता है कि मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। उग्र हिंदुत्व के समर्थक तो इस ग्रंथ से काफ़ी नाराज़ हैं। मेरी मान्यताएं गलत साबित हो सकती हैं, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों दिन अधिक होते जाएंगे। यह ग्रंथ भारतीय जनता का सैनिक है, सारे विरोधों के बीच ये अपना काम करता जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि इसकी भूमिका में दिनकर जी ने सारी अपनी मन की बातों को कहा है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।